हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल और मैं हूं हरलीन भारद्वाज एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ HSSC कला एवं संस्कृति। हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 25 नंबर जो हरियाणा के बनते हैं उसमें से कम 2 से 3 सवाल या कभी कभी उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो के नीचे जैसे ही एक आइकन बना होगा लाल कलर का, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा तो प्लीज़ प्रेस इट। और एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे कि मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, तो आज हम कला एवं संस्कृति में क्या क्या पढ़ेंगे। मैं इम्पॉर्टेंट नृत्य को कवर करवा दूंगी, गीत को, सांग या स्वांग को और मूर्तियों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईंट पर जो सारे गामा पा धा नी सा जो अक्षर अंकित हैं, वो जो एक ईंट है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है हमें अग्रोहा से। ठीक है, स्वर सम्राट की उपाधि किसको मिली है? स्वर सम्राट की उपाधि पंडित जसराज जी को मिली है। एक गीत होता है बनड़ा, वो कब गाया जाता है? वो एक विवाह गीत है। विवाह के टाइम पे बनड़ा और बनड़ी दोनों गाए जाते हैं। बनड़ा गाया जाता है लड़के वालों के घर पे और बनड़ी गाया जाता है लड़की वालों के घर पे, लेकिन जो बनड़ा है वो ज़्यादा फेमस पड़ जाता है। तो जो इनायत हुसैन जी हैं वो एक गायक हैं और वो कौन से घराने से हैं तो मैं बता दूं, वो सहसवा घराने से ताल्लुकात रखते थे। बालक के जन्म पर जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा गीत गाए जाते हैं? कौन से? तो उनके नाम हैं सोवर या बधाई गीत या फिर दाई गीत। ठीक है, जो सूरदास जी थे उनको जो संगीत शिक्षा मिली थी वो किन से मिली थी? जो उनके जो 2 गुरु थे जिनसे उन्हें संगीत की शिक्षा मिली वो थे हरिदास जी और वल्लभाचार्य जी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि लड़के के विवाह पर कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए, लड़के के विवाह पे गाया जाता है घोड़ी गीत। क्या गाया जाता है? घोड़ी गीत। और आपको पता है लड़का घोड़ी पे चढ़ेगा तो घोड़ी गीत हो गया। और लड़की के विवाह पर सुहाग गीत। दोनों याद हो जाएंगे, लड़के के लिए घोड़ी है और लड़की के लिए सुहाग है। तो जो सावन का गीत होता है, जब आप झूले झूलने जाते हैं, सावन जैसे शुरू हो चुका है, आई नो घेवर की मिठाई आप लोगों ने खानी शुरू कर दी होगी और आपके घर में जो सिद्धा पहुंचता है मामा जी के घर से, नाना के घर से, तो वो भी पहुंच चुका होगा। तो यू आर इंजॉइंग द घेवर, तो प्लीज़ उस घेवर का एक टुकड़ा साइड में रख दीजिए और पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सावन का जो गीत है वो कौन कौन से? एक तो खेत गीत होता है और एक तीज, क्योंकि इस त्योहार को हम तीजों के नाम से जानते हैं। तो अभी तीज आने वाला है और इसको इस टाइम पे हम कौन सा गीत गाते हैं? सावन का गीत गाते हैं। जैसे हम फाग गीत गाते हैं कब? होली के टाइम पे। ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। जो फाग गीत होता है वो गाया जाता है होली के समय पर। अगला जो है वो धार्मिक गीत है। जो माघ गीत है वो कौन सा गीत है? वो है एक धार्मिक गीत। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जोहराबाई जी, जिन्होंने हरियाणा का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा किया और ये गज़ल गाती थी। तो इनको जो गज़ल में जो कौन सी विद्या में इन्हें ख्याति मिली तो वो थी गज़ल। ये गज़ल गायिका थी और ये अम्बाला से संबंध रखती हैं। अब मैं कुछ बताती हूँ कि जो डफ, डमरू, ताशा, झांस, मंजीरा ये क्या होते हैं। तो एक थाल के आकार का, थाल जिसमें मतलब थाली तो आपको पता है आप जिसमें खाना खाते हो, थाल उससे बड़ा होता है। जो थाल के आकार का और खाल से मड़ा हुआ एक वाद्य होता है, खाल या फिर लेदर से मड़ा हुआ एक वाद्य होता है, उसको हम बोलते हैं डफ। ठीक है, एक होता है लकड़ी या मिट्टी का बना हुआ परात, और वो जो मतलब परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य होता है उसको हम बोलते हैं ताशा। डमरू क्या होता है? आपको पता है डमरू बजता है ऐसे, और आपने शिवजी जी के हाथ में देखा होगा डमरू। ठीक है, तो जो डमरू का जो बड़ा रूप है उसको हम बोलते हैं डुरू। क्या? डमरू के बड़े रूप को बोलते हैं डुरू। देखो, डमरू तो हाथ से बज जाएगा और डुरू के लिए आपको 2 छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी उसको हाथ से भी बजाया जाता है। झांस और मंजीरा को कौन सा वाद्य बोलते हैं? धन वाद्य। कौन सा? धन वाद्य। और बीन को बोलते हैं सुशीर वाद्य, क्योंकि इसमें हवा की जरूरत पड़ती है बीन बजाने में, इसलिए उसको हम बोलते हैं सुशीर वाद्य। अब देखते हैं कौन से क्षेत्र में अगर कोई नृत्य सुप्रसिद्ध है तो वो क्या है। देखिए, मेवाती क्षेत्र में रतवाई नृत्य बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध नृत्य है।
एक है खेड़ा नृत्य, इसको खेड़ा भी बोलते हैं, इसको खेड्डा भी बोलते हैं, एक बीच में आधा ड भी आ जाता है। इकलौता नृत्य जो गम में किया जाता है, और ये क्या होता है, गम में उस टाइम किया जाता है जैसे हमारे बूढ़े मर जाते हैं, तो बूढ़े वो जो मतलब अपने बच्चों की शादी देख चुके हैं, अपने पोता पोती देख चुके हैं और उनकी शादी भी देख चुके हैं, तो एक तरह से होता है कि वो मतलब अपना सारा कार्य जो इस धरती पे उनका जो कार्य था वो उसको निपटा के निपट गए, तो सॉरी स्वर्ग को प्राप्त हुए, तो उनके लिए मतलब वो एक गम में किया जाता है, लेकिन वो होता है कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है, और अब उनको मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दैट टाइम वी आर डूइंग एंड वी विल डू, इट इज द खेड़ा नृत्य। वो कौन सा नृत्य है जो थाली और ढोलक बजाया जाता है साथ साथ में और नृत्य किया जाता है, एंड दैट इज झूमर नृत्य, ठीक है, झूमर नृत्य है। और एक सवाल आता है, डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था। देखिए हमारा गणतंत्र दिवस जो समारोह होता है बड़ी धूमधाम से दिल्ली में होता है, तो हमने 1969 में जब हमें हरियाणा का नंबर पड़ा तो तब हमने पहली बार डफ नृत्य को गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया था। अब हम अगला करते हैं मंजीरा नृत्य, जो कि मेवात क्षेत्र में किया जाता है। लूर नृत्य किया जाता है बांगड़ क्षेत्र में। गणगौर नृत्य किया जाता है हिसार में। क्या किया जाता है, गणगौर नृत्य कहाँ किया जाता है, हिसार में। रास नृत्य किया जाता है बल्लभगढ़ में। अब बताती हूँ गुगा नृत्य। देखिए गुगा नृत्य जो होता है ना, उसमें जो भक्त होते हैं, गुगा नवमी का मेरी एक वीडियो उसमें है कि गुगा नवमी के टाइम पे जो ये नृत्य किया जाता है और इसमें भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक धमाल नृत्य है जो कि महाभारत काल से चला आ रहा है। एक आपके पास सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो महाभारत काल से चला आ रहा है। ये वसंत में किया जाता है और इसका नाम है धमाल नृत्य। और साथ के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि धमाल नृत्य में डफ वाद्य यंत्र भी इस्तेमाल होते हैं और ये भी उतने ही पुराने हैं, ठीक है। अगला जो नृत्य है वो सिर्फ पुरुष द्वारा किया जाता है। भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर, एक्चुअली पूजा के बाद या फिर उसके अवसर पर किया जाता है। ये होता है छड़ी नृत्य। अगला जो नृत्य है वो वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान जो नृत्य होता है वो होता है सांग व डफ नृत्य। ये जो रस है ये आप हिंदी में पढ़ेंगे और इसमें जो वीर रस है वो सांग व डफ नृत्य को वीर रस प्रधान बोला जाता है। जो महिला स्पेशली महिलाएं ही करती हैं वो होता है तीज नृत्य और इसे महिला नृत्य बोलते हैं। अब मैं थोड़े से सांग के बारे में बता देती हूँ। सांग या स्वांग, जो पंडित शंकर लाल जी हैं उनकी जो स्वांग की रचनाएं हैं वो हैं पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज एवं प्रहलाद, ठीक है। हरियाणवी जो पहली फिल्म थी वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो कि 1970 में बनी थी। याद रखिएगा हरियाणवी की पहली फिल्म कौन सी थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में बनी थी। अगला दीपचंद जी के जो स्वांग है वो कौन कौन से हैं, नल दमयंती व राजा भोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद कर लीजिए। ये दीपचंद जी के हैं, नल दमयंती व राजा भोज। पंडित लक्ष्मी चंद जी के जो स्वांग है वो है द्रौपदी चीरहरण। बंसीलाल जी का जो स्वांग है वो है ध्रुव भगत। ओके, जो मांगेराम जी हैं उनका जो स्वांग है वो है कृष्ण जन्म और दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है। और हरदेव जी का जो स्वांग है उसे बोलते हैं हम हीर रांझा। उन्होंने हीर रांझा जो कृति है वो बनाई है अपने स्वांग के थ्रू। ओके, अब कुछ प्रतिमा के ऊपर आ जाते हैं। लाल पत्थर से बनी एक शिव की प्रतिमा मिली थी, वो कहाँ मिली थी, हरियाणा में। वी फाउंड इट इन हरनौल। कहाँ पे, हरनौल। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, यक्ष यक्षिणियों की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी हरियाणा में से। और अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट मूर्तियां, सबसे पुरानी मूर्तियां हरियाणा में अगर प्राप्त हुई है तो वो किन की मूर्तियां थी, तो आप बोलोगे यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां थी वो ओल्डेस्ट है हरियाणा में। वो किस पत्थर से बनी है, वो लाल पत्थर से बनी हुई है। और वो कहाँ मिली, हमें पलवल में मिली, हथीन में मिली और भादस में मिली। याद रखिएगा यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां लाल कलर की होती है, लाल पत्थर से बनी हुई है। ये सबसे पुरानी मूर्तियां जो हरियाणा में पाई गई और ये पलवल, हथीन और भादस में मिलती है। नेक्स्ट, काले पर सफेद रंग से चित्र, काला कलर पहले बैकग्राउंड में और सफेद रंग से उस पर चित्र बनाया गया। ये कहाँ की चित्रकला है, यह है सीसवाल की चित्रकला, ठीक है।
अगला, गैर धार्मिक मूर्तियां, मतलब हमें हर जगह धार्मिक मूर्तियां ही मिली, जैसे यक्ष यक्षिणियां हैं, देवी देवता हैं, शिव की प्रतिमा मिल गई, लेकिन हमें कुछ गैर धार्मिक मूर्तियां भी मिली जो आम लाइफ से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, शराब में धुत स्त्री, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये मूर्ति नहीं देखी कि इनको कैसे पता लगा कि ये स्त्री जो है शराब में धुत है, उसके हाथ में ऐसा क्या है या वो कितने नशे में लग रही है मूर्ति, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट इफ द क्वेश्चन कम्स दैट गैर धार्मिक मूर्तियां कौन सी मिली, तो आप इसमें प्लीज टिक कर दीजिएगा शराब में धुत स्त्री, फूल तोड़ती कामिनी और नाचती हुई नर्तकी। ऑफकोर्स नर्तकी नाचती है तो नाचती हुई नृत्यकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा बुद्ध की जो 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं, 2 संपूर्ण मूर्तियां, वो कहाँ से मिली है? औरंगाबाद से। और देवी देवताओं की मूर्तियों पर जो प्रभाव है वो कौन सी कला का है, मतलब हमने किस कला को अपनाया देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में, एंड दैट इज मथुरा कला। आई होप जो मैंने इसमें पढ़ाया वो आपको याद हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर मैंने जो 2-4 वीडियोस बनी हैं और वो छोटी लग रही है, आप उसे इकट्ठा देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ दिनों में, मतलब 1-2 दिन में उसे जोड़ दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं उसे जोड़ दूंगी, और ताकि आप एक ही बार में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सके। वैसे सिलेबस कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता एक बार में, फिर भी कोशिश हो सकती है। और मैं बहुत जल्द इंटरव्यू स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन आपको पता है लाल कलर का है, प्लीज़ दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और कोई भी गलती है, कोई भी सुझाव है या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ राइट ऑन कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ राइट ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।